यस, मोशन क्या होता है? एनीवन, किसी को पता है मोशन क्या होता है? यस, व्हाट इज मोशन? हेलो, एम आई ऑडिबल? देखिए, Sir, any object move or movement any one place to another place. यस, वी कैन से, और वी कैन से चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन, ओके, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, वी कैन से सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना, ये मोशन है हमारा। मोशन क्या होता है? आपकी पोजीशन में चेंज होना टाइम के साथ में, ठीक है। तो जैसे आप बस में ट्रेवलिंग कर रहे हो, है ना, और बाहर का इन्वायरमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में, बाहर के इन्वायरमेंट में, उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा है? बस के अंदर आपका मोशन हो रहा है। क्या यू आर इन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग इन्वायरमेंट, विथ दिस ट्री, राइट? बट विथ रिस्पेक्ट टू बस, रिस्पेक्ट टू बस आपका मोशन होगा क्या? नो, है ना। बस के रिस्पेक्ट में आपका कोई मोशन नहीं है, जीरो मोशन, ठीक है। आपका बस के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं है, बट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यू आर इन मोशन, है ना। तो मोशन हम देखते हैं रिस्पेक्ट टू, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। तो आपका एक जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप चेंज होते जा रहे हो, आपकी पोजीशन चेंज हो जा रही है, तो यू आर इन अ मोशन, राइट। नाउ वापस आएंगे मोशन के ऊपर। सो व्हाट इज काइनेटिक्स? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द जियोमेट्री, पैटर्न, फॉर्म ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। काइनेमेटिक्स में बी डिस्क्राइब इज appearance of motion or shape of motion. Kinematics deal with the bodies as how far a body moves and how fast it moves, how consistently it's moving. So this kinematics किससे डील करता है? विथ मोशन से। इन वर्ड हम बोले तो क्या करता है? मोशन से डील करता है काइनेमेटिक्स, राइट। काइनेमेटिक्स मोशन से क्या करता है? रिलेट करता है, और वी कैन से स्टडी ऑफ मोशन, है ना। काइनेमेटिक्स अगर देखा जाए, काइनेमेटिक्स तो जो भी हम मोशन की स्टडी करते हैं कि वो बॉडी का मोशन कैसे हो रहा है, उस पर क्या क्या कैसे चेंज हो रहा है पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ मोशन, दिस ऑल कम्स अंडर काइनेमेटिक्स। और एक और आपने एक और वर्ड सुना होगा, काइनेटिक्स, ठीक है। आपने एक और वर्ड सुना होगा, काइनेटिक्स। ये भी एक साइंस की ब्रांच है ना। वो किससे डील करता है? फोर्स अप्लाइड टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम? फोर्स के साथ डील करेंगे। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीजें आएगी काइनेटिक्स के अंदर, राइट। तो काइनेमेटिक्स डील्स विद काइनेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ शेप, फॉर्म, पैटर्न, sequencing of linear movement. So here just we are dealing about कि मोशन कैसे हो रहा है, कौन सा टाइप का मोशन हो रहा है, ये सारी चीजें विच रिलेटेड टू मोशन। और काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फोर्स, राइट, कि उसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है, इफेक्ट ऑफ क्या फोर्स का क्या हो रहा है, कौन से टाइप का फोर्स हो रहा है, दिस ऑल कम्स अंडर काइनेटिक्स। क्लियर है? सो काइनेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं। नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस क्या होता है? आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन
फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, डिस्टेंस हो गई, ठीक है, सपोज 5 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कोई बताएगा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? यस एनीवन? सर टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया फाइनल से इनिशियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल 400 मीटर ट्रैक से अगर हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग लाइन से कर रहे हैं और 200 मीटर तक, तो वो काउंट होगा। अगर हमने स्टार्टिंग से ही किया, स्टार्टिंग लाइन से स्टार्टिंग लाइन पे ही खत्म किया, तो वो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। यस राइट, ठीक है, जैसे कि ये है, या फिर बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। देखो ये आपका क्या है, आप ये आपका पाथवे ऐसा है, सपोज पाथवे ऐसा है, तो आपने यहां से स्टार्ट की गाड़ी आपकी और यहां तक पहुंचे हो, ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टेंस है। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज 4 किलोमीटर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं 4 किलोमीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, इट कैन बी 1 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट और डिस्टेंस, वी कैन से डिस्टेंस, है ना, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया ये, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहां पे भी देखो, अगर आपने क्या किया, आपकी बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कितने दूर पे है रिस्पेक्ट में, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। यहां पे भी देखो इनिशियल पोजीशन थी आपकी, इनिशियल पोजीशन थी यहाँ पे, और यहाँ क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट क्या है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। ये इनिशियल पोजीशन है, आपने यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, तो ये क्या हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो ट्रैक पे सपोज आपने पूरा 400 मीटर का राउंड यहाँ तक लगा लिया, 400 मीटर लगा लिया पूरा राउंड, तो आपका डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी, कितनी कवर करी, 400 मीटर। पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहीं से स्टार्ट करके यहीं से फिनिश किया तो क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यस जीरो, ठीक है, क्योंकि आपके इनिशियल और फाइनल यहीं पे हैं, आपने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे एंड किया, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट रूट। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो यहां पे when body moves from one location to another, the length of the path that body follows in distance, ठीक है, तो लेंथ जो भी हमने फॉलो किया है, टोटल लेंथ कितनी कवर की है, वो हो गई हमारी डिस्टेंस। when a runner complete 2 laps of 400 meter trek, the distance that cover has is equal to 800 मीटर। अगर हमने ट्रैक के 2 लेप लगा दिए 1 2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 800 मीटर, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज अ मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना है, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट है ना, सिंपल सी बात है। आपने डिस्टेंस भले इतनी कवर कर लियो, ये जाके आपने 10 किलोमीटर कवर कर लिया पूरा रूट आपने 10 किलोमीटर का, पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, यहां से लेके यहां तक, तो स्ट्रेट लाइन यहां से बस ये हो गई हमारा फाइनल पोजीशन डिस्टेंस, ये इट कैन बी 3 किलोमीटर ओनली डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। क्लियर है, राइट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 400 मीटर लैप द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। अगर हम 400 मीटर का पूरा राउंड लगा ले, चक्कर लगा ले, तो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो 400 होगा पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, बिकॉज स्टार्टिंग एंड द फाइनल पोजीशन आर द सेम। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो और फाइनल पोजीशन पे सेम कर रहे हो, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, यस।
क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। नाउ स्पीड क्या होता यस है? सर। स्पीड स्पीड सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, डिस्टेंस बाय टाइम। एक मिनट, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो गई हमारी स्पीड। हमने सपोज कितने की आवर की, 20 किलोमीटर कवर किया, कितने में? 1 आवर में। तो हमारी स्पीड क्या हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर। राइट, सिंपल सा है ना? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको कुछ दिया हो, इन दोनों में से दो चीजें गिवन हो, तो आप इसमें से तीसरी चीज फाइंड आउट कर सकते हो विद दिस लिटिल बिट कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड दिया हो तो टाइम निकाल सकते हो। स्पीड एंड वेलोसिटीज आर क्वालिटीज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। स्पीड, देखो यहाँ पे स्पीड किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है ना? प्लेसमेंट। स्पीड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, तो डिस्टेंस हमने जितनी भी कवर करी हो, लेंथ या फिर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो क्या हो गया? स्पीड। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा मतलब चेंज। मैं इसको लिखूं मतलब चेंज इन डिस्टेंस, इसका मतलब है चेंज इन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डेट ऑकर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो हमारा वेलोसिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो ये आपकी वेलोसिटी क्या बताई थी मैंने? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था हमारा, टाइम। क्या था? वेलोसिटी। ओके, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे आपने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट की, है ना? आपकी गाड़ी है स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर में, आपने धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई, सेकेंड गियर में डाली, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई, फोर्थ गियर थर्ड गियर में डाली, तो आप क्या कर रहे हो? एक्सेलरेट कर रहे हो ना गाड़ी को, एक्सेलरेट। तो क्या हो रहा है? आपकी एक्सेलरेट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हो। समटाइम्स वेलोसिटी एंड स्पीड्स आर पैरेलल। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, है ना? यहाँ पे आपकी वेलोसिटी थी कुछ और आपने धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो आपका रेट ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये क्या है? आपका एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को, है ना? तो दिस इज योर एक्सेलरेशन, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी occurring over given period of time interval. Okay, t represent the time movement left between during the assessment. तो यहां पे क्या है? आपका एक पॉइंट पे आपका कितना वेलोसिटी है, राइट? तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एग्जांपल, इफ रनर इंक्रीज द वेलोसिटी बाय 1 मीटर पर सेकेंड, है ना? इट्स एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट देख लो एक्सेलरेशन की, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी की क्या होती है? ये लिख लो, मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका क्या होता है? एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इससे है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते,
पर उनमें से हम कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखो, एक ही ऑप्शन दे दूं, एक ही ऑप्शन दे दूं, ठीक है, एक ही ऑप्शन दे दूं मैं, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। According to direction, the value of final velocity and the acceleration can be divided into two position, पॉजिटिव एक्सलेरेशन और नेगेटिव एक्सलेरेशन। अब देखो, अब क्या होता है, हमारा जो एक्सलेरेशन है वो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जैसे आपकी स्टार्टिंग स्पीड इतनी है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, और आप धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो, स्पीड को आपकी लगातार चेंज हो रही है, 6 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सलेरेशन, इसको क्या बोलेंगे, एक्सलेरेशन। अब स्पीड आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे कम कर रहे हो, 7 किलोमीटर पर आवर पे, फिर 6 किलोमीटर पर आवर पे आ गए, धीरे धीरे स्पीड कम कर रहे हो, तो इसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। और वी कैन से नेगेटिव एक्सलेरेशन, है ना, डिक्रीज इन स्पीड, द डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी, ये क्या है, रिटार्डेशन, है ना। और वी कैन से नेगेटिव एक्सलेरेशन। क्लियर है, आपने तो देखा है वेलोसिटी मतलब इंक्रीज इन टाइम, स्पीड बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, क्लियर है यहां तक। अब डिक्रीज भी तो हो सकती है स्पीड, जैसे बढ़ती है आपकी, तो ये क्या, रिटार्डेशन। और सेकेंड थिंग, वेन एवर यू चेंज द डायरेक्शन, तब भी होगा आपका एक्सलेरेशन, जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो तब भी होता है आपका एक्सलेरेशन, ओके। क्लियर है ये, रिटार्डेशन, एक्सलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, क्लियर है ये सबको, यस। ये भेज दूंगा मैं ग्रुप में। यस सर। अब आते हैं मोशन के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आते हैं मोशंस के ऊपर, फिर धीरे से आएंगे लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, फिर आएंगे प्रोजेक्टाइल के ऊपर, है ना। अब मोशन देखें तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन, मोशन के हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लीनियर मोशन, और एक होता है एंगुलर मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पाथवे के हिसाब से देखें तो लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। बाकी ऐसा देखा जाए तो और टाइप से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। जैसे ऑसिलेटरी, ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी, रोटेशनल, ट्रांजिशनल, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है ऑन द अदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो हमें नहीं पढ़ना, जस्ट फॉर नॉलेज अगर आपको आ गया तो। ऑसिलेटरी, जैसे ऑसिलेशन होता है पेंडुलम में, है ना, ऑसिलेशन, ठीक है। रोटेशनल, और क्या हो सकता है, ट्रांजिशनल, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई स्पीड में चेंजेस नहीं आ रही है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। जब आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाए और यूनिफॉर्म मोशन बोला जाए, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं आ रहा, ये स्पीड हमने बढ़ा ली एक बार, फिर आ गया यूनिफॉर्म मोशन में, प्लेटो जैसा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। और अगर चेंजेस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या, सिंगल, सिमिलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, एंगुलर और लीनियर, और हमारे सिलेबस में भी एंगुलर और लीनियर काइनेटिक्स दी हुई, काइनेमेटिक्स दी हुई है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। तो देखो, लीनियर का अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो इसके दो टाइप होते हैं फर्दर, लीनियर के, यस। क्या क्या हो सकता है, लीनियर मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, है ना, नाम से लग रहा है लीनियर,
इसके दो टाइप होते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा आता है कर्विलिनियर। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर क्या होता है, स्ट्रेट पाथ, जैसे 100 मीटर रनिंग, 100 मीटर स्प्रिंट में आप एक स्ट्रेट पाथ में भागते हो, ये क्या आ गया आपका रेक्टिलिनियर। ठीक है, क्या है, स्ट्रेट पाथ पे, मोशन इन स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट पाथ, क्लियर है। और कर्विलिनियर नाम से लग रहा कर्व, है ना। अब इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कर्विलिनियर इसमें क्या है, एंगुलर मोशन में क्या होता है, एक्सिस होती है, एक अराउंड द सर्कुलर पाथवे पे जो मोशन होता है वो क्या होता है, एंगुलर मोशन। जैसे आपका फैन घूम रहा है, आपने एक रस्सी ली उसमें पत्थर बांध दिया, उसको घुमा रहे हो, तो ये क्या हो गया, एंगुलर मोशन। इसकी कोई ना कोई एक एक्सिस होती है। इसकी क्या होती है, एक एक्सिस होती है। तो देखिए क्या, देखो लीनियर मोशन इज द मोशन अलोंग द लाइन डेट में बी स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। इन लीनियर मोशन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। अब इसका देखो की पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखो, लीनियर मोशन हेड डालो, मैंने टाइप्स का बता दिया, टाइप्स लिखो इसके, ऐसे लिखो, हेलो लिख लिया, ये लिखो ऐसा, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर, यस सर। ये लिख लिया ना सबने। ठीक है, अब इसके नीचे से डेस करके लिखो फीचर्स, क्या लिखोगे इसमें, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यहां से यहां तक, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। ठीक है, क्लियर है। इसके दो टाइप होते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन लीनियर मोशन, if the line is straight, the motion is linear. So I am asking 100 meter is the example of 100 meter rectilinear motion. रेक्टिलिनियर। ठीक है, लिख लो, यहाँ पे लिख दो जस्ट एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंट स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिख लो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। कर्विलिनियर में क्या होता है, कर्व पाथ में जो मोशन होता है उसको बोलते हैं कर्विलिनियर। जैसे आप 200 मीटर स्प्रिंट लगा रहे हो, है ना, या फिर देखो और एग्जांपल, मैंने बॉडी मूव्स इन ए लीनियर मोशन एंड इफ द लाइन इज कर्व, द मोशन इज कर्विलिनियर। इन लॉन्ग जंप द पाथवे एथलीट्स बॉडी फ्लाइट इन द एयर, टेक ऑफ बोट टू द लैंडिंग, बास्केटबॉल शूटिंग, कबड्डी चेन मूवमेंट। जैसे आप जो भी कर्व में रनिंग कर रहे हो, ठीक है, दिस ऑल आर द कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, अब एक और यस, क्या, जेवलिन थ्रो भी आ सकता है सर। हाँ जेवलिन थ्रो भी आ सकता है, राइट, है ना। कर्व पाथवे, वॉट एवर द कर्व पाथवे, शूटिंग, जेवलिन थ्रो, फुटबॉल से किक मार रहे हो, ये कर्व पाथवे कर रहा है, मतलब पूरा पूरा कंप्लीट वो नहीं कर रहा है रोटेशन, जस्ट कर्व बना रहा है ना। एंगुलर मोशन क्या होता है, अराउंड अ सेंट्रल इमेजिनरी लाइन नॉन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस के अराउंड में रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सिस इमेजिनरी भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। जैसे आपने एक थ्रेड ले ली, उसको बांध के फेंक रहे हो या फिर ऐसा रोटेशन लगा रहे हो, तो ये क्या है, रोटेशनल है, जो पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथवे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, डेट इज एन एंगुलर मोशन विथ एन इमेजिनरी एक्सिस। अराउंड द एक्सिस देयर इज अ रोटेशन, सर्कुलर रोटेशन,
वो होता है रेंगुलर रोटेशन मोशन। एंगुलर मोशन टेक्स प्लेस व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अबाउट सम लाइन इन a space so that all parts of the body travel throughout the same angle। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, all parts of body in a space so that all parts of body travel through a same angle in the same direction in the same speed। क्लियर है? अब यहाँ सेम एंगल क्या हुआ है, देखो यहाँ पे एक हमें एंगल का यहाँ पे डिफरेंस दिखा। ठीक है, अब देखो एंगल सेम है, यहाँ पे अगर एंगल डिफरेंस हो जाएगा तो ये क्या है, सर्कुलर पाथवे नहीं कवर करेगा। तो जितना भी हमारी बॉडी जो निकलती है, जैसे ट्रेवलिंग कर रहा है, ये इसका जो टेंजेंट निकलता है ये इसका जो एंगल रहता है, ये टर्निंग का है, वो सेम एंगल पे रहता है। ठीक है, तो यहां से हमारी बॉडी ये कांस्टेंट एंगल रहेगा, कांस्टेंट एंगल है ना, और यू कैन से सेम एंगल। ठीक है, और क्या बोला इसमें, की पॉइंट्स क्या थे, बॉडी ट्रेवलिंग इन सेम एंगल इन सेम डायरेक्शन, सेम एंगल इन अ सेम डायरेक्शन। अब इसमें टाइम तो चेंज हो नहीं सकता, हमारी थ्रेड है। ठीक है, इन सेम टाइम, तो ये लिख लो रोटेशनल मोशंस के की पॉइंट 3। क्लियर है? इसका और हम पढ़ेंगे अच्छे से एंगुलर काइनेमेटिक्स में, है ना। इन एंगुलर मोशन रोटेशन ईच एंड एवरी बॉडी विल एक्सिस्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन, द बॉडी विल रोटेट अराउंड द एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल गेट साइकिल ऑफ बार जिम्नास्ट समरसॉल्ट इन मिड सेल एनीथिंग। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, राउंड लगा रहे हो, समरसॉल्ट ये। ठीक है, समरसॉल्ट लगा रहे हो, ऐसे जाके टर्न किया, बॉडी को आउट करके ये करके पूरा रोटेशन हो रहा है यहाँ पे आपका, सर्कुलर पाथवे हो रहा है ना। फ्रंट रोल लगा रहे हो आप पूरा। ठीक है, तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एंगुलर मोशन। अब इसमें क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंगुलर मोशन, एंगुलर काइनेमेटिक्स में इसको अलग से पढ़ेंगे एंगुलर मोशन को। अभी मुझे मोशन समझाना था इसलिए ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल समझाना था इसलिए यहाँ पे हमने डाल दिया इसे, ताकि एक्सेलरेशन और ये सारी चीजें समझ में आ जाए। नाउ प्रोजेक्टाइल, एक मिनट, प्रोजेक्टाइल पढ़ने से पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, वो तो रह गया हमारा, है ना। लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, इट इज वेरी सिंपल एंड विल टेक। यहां तक क्लियर है सबको? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके, तो दिस आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यस, कोई बताएगा फर्स्ट लॉ क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? यस एनीवन? लॉ ऑफ इनर्शिया। द लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, क्या होता है ये, क्या मतलब इसका? सर इसमें होता है कि अगर हमारी बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और हमारी कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स। ओके ओके, तो लॉज ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ योर ऑब्जेक्ट, है ना, टू रेसिस्ट द चेंज, टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, अगर ये रेस्ट में है तो रेसिस्ट करेगी हमारी बॉडी, इस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट। अब ये क्यों रेसिस्ट करेगी ये बताओ? अब ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये खुद को कैसे रोकेगी? यस, क्या है, बॉडी रिमेन इन द मोशन और बॉडी रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन अ फोर्स। तो जैसे फुटबॉल रखी हुई है यहाँ पे, है ना, तो ये क्यों रोकेगी खुद को, कैसे रोक सकती है? इस पे क्या फोर्स लग रहा है, रेस्ट में है ना, तो फोर्स कोई सा लग रहा है क्या इस पे? यस,
आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर नहीं लग रहा। यस, ग्रेविटेशन ड्यू टू इट्स मास, ड्यू टू इट्स मास इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड डाउनवर्ड, जिसके वजह से इसमें कुछ ना कुछ टेंडेंसी है, इसके पास मास है मतलब इसको ये खुद को रोक सकती है एक लिमिटेड अमाउंट में। अब ये डिपेंड करता है इसका मास है कितना, समझ में आ रहा है? अब इसका मास कितना है उसके ऊपर इसका इनर्शिया डिपेंड करता है। फैक्टर्स देख लीजिए थोड़े से, इनर्शिया आपका डिपेंड किस चीज पे करेगा। अब ये बताइए 500 केजी वाला वेट है और 50 केजी वाला वेट है, तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? 500 केजी। 500 केजी क्यों ज्यादा होगा इसका? क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। हाँ, वेट ज्यादा है तो इसको खसकाने में हम प्रॉब्लम होगी, है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसमें हमें इनर्शिया, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका इनर्शिया कम होगा। इसको हम जरा सा थोड़ा सा पावर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, इसका इनर्शिया ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इनर्शिया डिपेंड करता है आपके मास के ऊपर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यस। तो देखो क्या ये न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया है ना? एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन एट कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे अनबैलेंस क्यों फोर्स क्यों बोला है? अनबैलेंस फोर्स क्यों बोला है? यस, चेंज लाने के लिए हमें फोर्स को क्या करना पड़ेगा? अनबैलेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, इधर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, इधर से भी लग रहा है 5 न्यूटन का, तो ये बैलेंस फोर्स है, तब भी कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? इनर्शिया ब्रेक हो गया होगा क्या इसका? नहीं ना, दोनों साइड से लग रहे। हाँ, अब इसका 50 न्यूटन लग रहा है तो क्या होगा? तब जाके इनर्शिया ब्रेक होगा ना। अनबैलेंस फोर्स है ना, इधर की साइड में ज्यादा है, इधर की साइड में कम है। टू ब्रेक इनर्शिया इट आल्सो रिक्वायर्ड अनबैलेंस फोर्स। दोनों साइड से अगर बराबर फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, इनर्शिया भी ब्रेक नहीं होगा इसका। तो इट्स रिक्वायर्ड हियर, इट रिक्वायर्ड मोर फोर्स ताकि इधर की साइड में डिस्प्लेस हो जाए, या सिंगल फोर्स है तब भी अनबैलेंस इधर की साइड में डिस्प्लेस हो जाए एक डायरेक्शन में। ठीक है, बेसिकली द फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द इनर्शिया, है ना? तो बॉडी क्या करती है? एक्सटर्नल चेंजेस को डिलाई करती है। इन बॉडी रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इफ नो नेट फोर्स एक्टेड अपॉन द बॉडी देन ऑब्जेक्ट मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे हमने टायर घूम रहा है तो टायर सेम स्पीड से घूमता रहेगा, पर ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल फोर्सेस, फ्रिक्शन वगैरह ये लगते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम बाद वो रुक जाता है, गिर जाता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेज है। अगर हम इसको वैक्यूम में चलाएं और या फिर एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा। बट कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज जैसे एयर का रेजिस्टेंस हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वो इसको रोक लेता है एक टाइम पे जाने के बाद। ठीक है, तो ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब आपका एक्सटर्नल फोर्स को आप कैंसिल आउट कर देते हो, जब आप एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हो। वरना क्या सोच सकते हो क्या आपने एक बार टायर को, बॉल को फुटबॉल मार दी तो क्या हमेशा चलती रहेगी जिंदगी भर तक? रुकेगी नहीं क्या वो? आपने ऐसा सरफेस लिया जो बहुत किलोमीटर लंबा है, जहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आपने फुटबॉल को किक मार दिया तो क्या वो रोटेट करती रहेगी? हमने क्या बोला यहाँ पे? इनर्शिया क्या बोलता है कि रेसिस्ट करता है, पर यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग जाएंगे। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तभी ये कांस्टेंट मेंटेन कर पाएगी वेलोसिटी को, अदरवाइज क्या है? ये रुक जाएगी एक टाइम पे। अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी ऑफ 0 while moving body has non-zero velocity. A external force acting upon object change in velocity. तो देखो एग्जांपल्स क्या है? ये बॉल रखी हुई है रेस्ट में, आपने इसको जाके क्लिक कर दिया, ये एक इनर्शिया का मोशन हो गया। पेड़ पे, आम का पेड़ है, एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे पेड़ है, ठीक है, ये झाड़ पेड़ है, पेड़ ग्रीन कलर का होता है ना पेड़, उस पर फ्रूट लगा है,
कौन सा फ्रूट लगा है? मैंगो। ठीक है, तो आप इसको हिला रहे हो, पेड़ को हिला रहे हो, तो ये आप ये हिलना नहीं चाहता, ये आप इस पेड़ को हिला रहे हो, ये हिलना नहीं चाहता, तो ये रसिस्ट कर रहा है। मैंगो क्या कर रहा है? रसिस्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और गिर जाएगा नीचे। ठीक है, एक ये हो गया एग्जाम्पल। अब अचानक से आप क्या कर रहे हो, बाइक से जा रहे हो। एक थर्ड एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जा रहे हो बस से, ट्रेवलिंग कर रहे हो, है ना, बस से आराम से कॉन्स्टेंट स्पीड में जा रहे हो, अचानक से ब्रेक लगा दिया। क्या करा? अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो आपकी बस तो रुक जाएगी, पर आप आगे की साइड में बेंड हो जाओगे, आगे की साइड में झुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेसिस्ट नहीं कर रही है, वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। आपकी बॉडी को मोशंस की आदत हो गई, चल रही है मोशन में बस में आराम से, पर एकदम से बस रुक गई और बॉडी फिर भी मोशन में है, तो आगे की साइड में झटका लगता है और आगे की साइड में झुक जाते हो, गिर जाते हो। तो ये लो थर्ड लो मोशन, है ना। ये फर्स्ट का इन एग्जाम्पल है। देखो ये गाड़ी जा रही है आराम से, आपने एकदम से रोक दी गाड़ी या ठोक दी, तो क्या होगा? ये हमारी बॉडी को तो क्या लग रहा है कि मोशन में चलो भाई, एक बार मोशन में आ गए तो न्यूटन ने बोला कि आगे बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है। तो फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रही है बॉडी, तो ये भी आगे चलते जा रही है। ठीक है, ये इनर्शिया हो गया। क्लियर है फर्स्ट लॉ? यस, हेलो 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 हेलो। यस यस सर। ठीक है, अब सेकेंड लॉ। यस, सेकेंड लॉ क्या होता है? यस, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यस एक ही बात है। लॉ और वी कैन से मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन मोमेंटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए फिजिकल टू एम है। मास, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट मोमेंटम इक्वल्स द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, अप्लाइड द फोर्स इक्वल्स द ऑब्जेक्ट मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है ये देखो, सिंपल सा एक सिंपल करते हैं। फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू applied force is equal to object's mass times acceleration। ठीक है, क्या बोल रहा है, मोमेंटम इक्वल्स द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। अब यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल आपको समझ में आएगा कि आपके पास जा रही है दो व्हीकल्स, एक क्या है, कार, एक जा रही है कार। ठीक है, और कुछ बनाओगे इसमें? बस बहुत है। एक जा रही है ट्रक, क्या जा रही है, ट्रक, है ना। दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। क्या दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। एक ट्रक है, एक कार है और एक ट्रक है, दोनों की स्पीड सेम है। कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सपोज। अब दोनों में से मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? यस, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा दोनों में से? कार का। ट्रक का क्यों होगा और कार का क्यों होगा? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, वेट में भी ज्यादा है। यस, मास। ठीक है, अब ये यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों टक्कर मारेंगे,
कार भी इसको टक्कर मारेगी और ट्रक भी इसको टक्कर मारेंगे, दोनों की स्पीड हम सेम रख दे कांस्टेंट। इंपैक्ट किसका ज्यादा आएगा? ट्रक का ज्यादा आएगा ना। तो इसका मोमेंटम क्या होता है आपका, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मास, इसका मास कम है। ठीक है, क्लियर है? तो दो चीजों पे आपका डिपेंड करता है मोमेंटम। किस पे डिपेंड करता है? एक तो मास और एक तो एक्सेलरेशन। अब यहां पे मैंने क्या करा, ट्रक की जगह एक और कार ले आया, इसको ट्रक को हटा दिया मैंने। अब मास तो बड़ा है, ठीक है, मास अब दोनों का सेम डाल देते हैं। सेम कार ऐसी की ऐसी सेम आपके पास कार है ना। अब उसमें तो देखो, दोनों अगर एक स्पीड चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर और ये चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर, दोनों का मास सेम है। ठीक है, दोनों का मास सेम है एकदम, 50 टन जो भी, 5 टन जो भी है। तो आप किसका ज्यादा होगा मोमेंटम? अभी मास दोनों का सेम है, यस, किसका ज्यादा होगा मोमेंटम? सर 50 है इसका, यस बोलिए। नाउ आई एम कीपिंग मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट 80 किलोमीटर। यस 80 का स्पीड ज्यादा रहेगी। स्पीड ज्यादा है। देखो ये, अरे सीधी सी बात है, मोमेंटम का मतलब समझ लो कि इंपैक्ट किस पे ज्यादा लगेगा। ये दोनों किसी दूसरी गाड़ी को ठोक देगी तो जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी उसकी ज्यादा जोर से इंजरी होगी ना, इंपैक्ट इस पे ज्यादा होगा ना, है क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे स्पीड का रोल है। तो यहाँ पे दोनों में से क्या, मास और स्पीड, मास और एक्सेलरेशन, ये दोनों डिसाइड करता है आपका मोमेंटम। ठीक है, ये दोनों डिसाइड करता है आपका मोमेंटम। अब दोनों का मैं मास इक्वल रख दूं, 50 किलो 50 किलो, तो जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। और मैंने क्या करा, एक लाइट वेट ले लिया हल्का सा और एक ज्यादा भारी ले लिया। अब दोनों की स्पीड ज्यादा रहेगी तो जिसका मास ज्यादा है वो इंपैक्ट ज्यादा करेगा। क्लियर है? तो देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ F इजिकल टू एम, F इजिकल टू फोर्स अप्लाइड। हमने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, एम इज मास, इसका कुछ ना कुछ मास होगा इस ऑब्जेक्ट का, फोर्स लगाया तो एक्सेलरेट करेगा, ये इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ये आगे की साइड बढ़ेगा। ठीक है, P इज द मोमेंटम एंड T इज द टाइम। तो फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन टाइम। नोट that second law tells us that external force accelerate an object। मतलब जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेट करता है ऑब्जेक्ट को। द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब यहां पे मैंने दोनों पे सेम फोर्स लगाया, सपोज दो ऑब्जेक्ट है, दोनों पे मैंने सेम फोर्स लगाया। ठीक है, एक का मास है 5 किलो, दूसरे का मास है 10 किलो। तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, 5 किलो वाले का कि 10 किलो वाले का? यस 10 किलो। सर 5 किलो। कौन बोला 10 किलो? ये राजेंद्र है? 5 किलो सर, 5। नहीं नहीं, 10 किलो बता, तू कैसे बोल रहा 10 किलो है? सर मैंने सर और कुछ सुना था। अच्छा, क्या मार रहा है? तो ये 10 किलो वाला और 5 किलो वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये ज्यादा होगा तब, जिसका मास कम होगा तो ये ज्यादा होगा, मास बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ये लिख लो, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, सो इट्स हार्डर टू एक्सेलरेट हेवियर ऑब्जेक्ट। देखो क्या लिख रहा है, देन लाइटर वन। द सेकेंड लॉ अज्यूम दैट एन ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट मास
एन ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट मास विच इज नॉट ऑलवेज इन केस ऑफ रिस्पेक्टिव फिजिक्स। ये तो सब जाना था अपने काम का नहीं। हियर द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स लॉ। देखो आप देखो, इट टेक्स मोर एफर्ट, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना सब। इट टेक्स मोर एफर्ट मूविंग अ हैवी बॉक्स देन लाइट वन। सिंपल सी बात है, लाइट वाले का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, एक 50 किलो का और एक 5 किलो का। तो इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए, इट रिक्वायर्स मोर फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स मोर मास। अ ट्रक्स टेक लॉन्गर टू स्टॉप देन कार, ठीक है। इसको लगाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। इट हर्ट्स मोर गेटिंग हिट विथ फास्ट मूविंग बॉल देन स्लो वन। ईच बॉल हैज द सेम मास बट द फोर्स डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? जैसे आपको मैंने एक बॉल खींच के मार दी, ठीक है। अगर मैं इसको ज्यादा स्पीड से मारूंगा तो आपकी इस पे इंपैक्ट ज्यादा होगा, आपको ज्यादा जोर से लगेगी वो, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या होता है, ये देखो एग्जांपल एक्सप्लेन करो मेरे को, कोई एग्जांपल एक्सप्लेन करेगा कोई? यस, एनीवन? यस, एनीवन? अरे बोले भाई। सर इस एग्जांपल में यही मास ज्यादा है। हाँ तो हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे कि ऊपर वाला डायग्राम है उसमें मास ज्यादा है, m1 ज्यादा है, तो मास मोर मास और जो एक्सेलरेशन है, जो मतलब उसकी स्पीड होगी वो कम होगी। तो नीचे वाले में मास कम है और जो एक्सेलरेशन जो स्पीड होगी उसकी ज्यादा होगी। हाँ राइट, ये देखो मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स तो सेम है यहाँ पे। फोर्स राइट, दोनों जगह 5-5 न्यूटन का सपोज लग रहा है ना। तो ये एक्सेलरेशन इसका कम है बिकॉज ऑफ मास, है ना। अब इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पे सपोज बैठा हुआ है कौन? राजेंद्र, और यहाँ बैठा हुआ है अतुल है ना। तो ये जो मोटा है तो ये इसको ज्यादा खिसकाने में टाइम लगेगा, है ना। ये है। अब देखो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये सेम चीज मोमेंटम है। सेकेंड चीज देखो आप एग्जांपल, मोर मास डिफिकल्ट टू मूव, लेस मास इजी टू मूव ओवर, है ना। तो ये सेम एग्जांपल है। नाउ मेरे को एक चीज याद है, ये यहाँ पे एग्जाम से एक पूछा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये तो भूल जाऊंगा। यस, क्या होता है ये वेक्टर और स्केलर? एनीवन? सर वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड वो डायरेक्शन से दोनों होते हैं, और स्केलर में सिर्फ डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं। स्केलर में क्या होता है? वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड मतलब इससे ना कुछ क्वांटिटी होगी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, मैग्नीट्यूड ये वैल्यू अमाउंट। तो इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे? देखो जैसे लेंथ क्या है? हम बोलेंगे क्या लेंथ टुवर्ड द साउथ? ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द नॉर्थ साइड। हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द ईस्ट साइड। राम हैज टेकन डिस्प्लेसमेंट ईयर इन ईयर। एग्जाम्पल क्वेश्चन आते ना, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, किधर की साइड हुआ डायरेक्शन उसका, ये डायरेक्शन है। लेंथ हम क्या बोल सकते हो? डायरेक्शन कभी बोलते हैं क्या लेंथ में? टुवर्ड दिस डायरेक्शन, टुवर्ड दिस नहीं बोलते, ठीक है। वेलोसिटी ये सब याद कर लेना, ये ठीक है। वेलोसिटी क्या है? क्वेश्चंस में आपका कई बार आता है, ठीक है। अ कार मूविंग विथ अ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, देन टर्न राइट एंड मूव दिस। तो वेलोसिटी में क्या आता है? डायरेक्शन है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, इसमें भी डायरेक्शन है ना। इधर स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। स्पीड
जस्ट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। आपने कई बार न्यूमेरिकल अगर देखे होंगे तो उसमें स्पीड में हम बोलते नहीं स्पीड टुवर्ड्स दिस, हम बोलते हैं वेलोसिटी टुवर्ड्स साउथ, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और क्या आएगा, मास, सॉरी मास इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा वेट। अब देखो यहाँ कोई बताएगा मेरे को मास इधर के हुए और वेट किधर के हुए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इसको रट लेना, ये कई बार आता है एग्जाम्स में, पूछ लेते डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर वेक्टर, ये सब आ जाता है, ठीक है। यस, मास और वेट, इधर वेट क्यों है यहाँ पे? सर हाँ मुझे लगता है कि जैसे वेट के होता है, क्या? जैसे वेट की यूनिट हम केजी में डिफाइन करते हैं, यस, और मास की कोई यूनिट नहीं है। इट्स नॉट ड्यू टू यूनिट। देखो सिंपल सा नाम क्या है, ये मास, वेट क्या होता है, हम वेट किसी पे नापते हैं तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स द दिस, ग्रेविटी की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वही तो वेट होता है हमारा। हम वेट मशीन पे नापते, क्या नापते हैं वेट मशीन पे, क्या नापते हैं हम? आप कितना फोर्स नीचे लगा रहे हो, आपको ग्रेविटी से कितना फोर्स आपका, ड्यू टू योर बॉडी वेट, ड्यू टू योर मास, हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग टुवर्ड्स डाउन साइड, टुवर्ड्स द अर्थ, यही तो हमारा वेट है। हमारा वेट चांद पे अलग हो सकता है, मार्स पे अलग हो सकता है, पर मास तो हमारा सेम रहेगा। एन ऑब्जेक्ट कितनी क्वांटिटी में ऑब्जेक्ट में भरा हुआ है मास, ठीक है, ये मास है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये और क्या क्या है, स्केलर में क्या है, इसमें वेक्टर में मोमेंटम, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, फोर्स, लिफ्ट, ठीक है, ड्रैग, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीजें आपको याद रखनी है, चार। और इधर स्केलर में और क्या क्या आ जाएगा, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वर्क, पावर, ठीक है, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको रट लो, क्लियर है, समझ तो लिया आपने, अब थोड़ा सा याद भी कर लो। यस, अप टू हियर, एनी डाउट? अभी के अभी याद कर लो, बाद में तो भूल जाते हैं, बाद में तो मैं भी नहीं याद कर पाता, फिर एग्जाम पे टाइम पे छोटे छोटे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, यस एनीवन? हेलो, यस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, क्या समझते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन। एक्सप्लेन, एग्जांपल दीजिए मुझे। सर मतलब कि एफ, यस, एक वन बाय वन एग्जांपल। सर एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। एग्जांपल। सर जैसे कि हम लोग अपना लॉन्ग जंप का ले लें तो जितनी तेजी से हम अपना टेक ऑफ लेते हैं टेक ऑफ बोर्ड पे, उतनी ही तेजी से हमें फोर्स मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन, ताकि हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकें। ओके, और सर जैसे कि हम फायर करते हैं तो जग जो पीछे लगता है तो यू कैन आल्सो कंसीडर। ओके, हम दीवार पे मुक्का मारेंगे और दीवार हमको मारेगी मुक्का। सर हाथ टूट जाएगा पूरी तरह से, है ना, जैसे अपन दीवार पे मार रहे, दीवार अपने को भी मारती है, ठीक है। मैंने इसको मारा, मेरे बेसमेंट को, वो भी मेरे को मारेगा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। सर जैसे किसी के गाल पे थप्पड़ मारा तो उसके गाल पे पूरा सीन हो जाता है, तो वो एक एक्शन और रिएक्शन का। पर ये लो यहाँ थोड़ी ना काम देगा। अब जैसे मैंने इसको मारा, ये राजेंद्र को, तो क्या ये मेरे को मार सकते हैं वापस? यहाँ पे अप्लाई नहीं ना होगा। नो सर, वो दिखेगा ना उसका एक सीन, जैसे देखो, पड़ जाएगा वो, तो एक उसका रिएक्शन तो। जैसे आप स्प्रिंट स्टार्ट में बंच स्टार्ट करते हो, ये सिटिंग स्टार्ट, ठीक है, जो भी है। अब इसमें क्या करते हो, यहाँ पे पैर रखते हैं हम,
है ना। इधर से हम पैर रखते हैं, यहाँ से हेल्प लेते हैं हम इसकी। क्यों हेल्प लेते हैं, इससे क्या होता है? यस, फोर्स जनरेट करने के लिए। हाँ, इसको हम पुश करेंगे, हमें वैसा प्रोपेल मिलेगा। क्या मिलेगा? थ्रस्ट मिलेगा, प्रोपेल। हम ऐसा करके भागेंगे, ठीक है। ये ड्राइंग अच्छी बना, सुधर गई यार मेरी ड्राइंग यार। वापस। हाँ सर, मैं बोलने वाली थी आपकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी हो गई। नहीं, वो पहले बचपन में शौक था, पर बीच में गायब हो गया था, पर वापस आने गया ये। है ना। तो यहाँ हम फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स जो हम लगाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें आगे की तरफ थ्रस्ट मिलेगा। थ्रस्ट, वी आर जनरेटिंग थ्रस्ट। तो यहाँ पे जितना हम फोर्स पीछे की साइड में लगाएंगे, उतनी आगे से हम आगे की साइड बढ़ेंगे। जैसे रॉकेट है, रॉकेट, रॉकेट क्या करता है ना, आपका ये रॉकेट है, दिस इज द रॉकेट। तो यहां से क्या होता है, एकदम से फोर्स बाहर की साइड में क्या निकलता है, यस, आग का ऐसा गोला निकलता है ये। तो इससे क्या होता है, पीछे की साइड में फोर्स लगता है और ये इसको आगे की साइड में लिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? थ्रस्ट मिला, थ्रस्ट। ये टर्म याद रखना, थ्रस्ट, ठीक है। When object exert a force on second object, the object exert equal and opposite force on the first object. Clear है? Every action there is equal and opposite reaction. So if we set an apple on a table, the table push up on the apple with the force equal to the mass of the time apple times the acceleration due to gravity. क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर हम एप्पल को टेबल पे रखे है ना, तो द टेबल पुशेस एप्पल, ये टेबल इसको एप्पल को पुश कर रही है विथ इक्वल फोर्स, जितना फोर्स ये लगा रहा है उसी फोर्स से, ठीक है, इक्वल टू द मास ऑफ एन एप्पल टाइम्स, देखो ये इसका mg, जितना एप्पल का मास है उतना ही सेम इसको लगेगा उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ पे जितना ज्यादा मास होगा इसका, अगर 500 kg है तो इसका यहाँ पे ज्यादा होगा, लेस मास वाला है तो कम होगा रिएक्शन फोर्स। दिस कैन बी difficult to visualize, but there are more obvious example of Newton's law of this. If you are wearing a roller skates and you push another person wearing the skates, you both move. Jet leg pushes, ये थ्रस्ट मिल रहा है इसको, गैस नीचे से निकल रही है, बोट को हम पीछे से पुश कर रहे हैं, ये आगे की साइड में जा रही है ना, रिएक्शन मिल रहा है। अब ये बोट पे से, जैसे यहाँ नदी का किनारा आ जाता है, आप इसे बोट पे से उतरते हो तो ये पीछे की साइड खसक जाती है। अब इसकी हेल्प से आगे जा रहे हो, जैसे आप यहाँ खड़े हो ना, बोट के ऊपर खड़े हो आप यहाँ पे, अब यहाँ से आप उतरने वाले हो लैंड पे, तो आप इसकी मदद से आगे की साइड में फोर्स लगा रहे हो, तो ये बोट क्या पीछे चली जाएगी। क्या ये आपका फोर्स है, एग्जाम्पल है, ये आपका फोर्स है, ये बोट क्या हो जाएगी, पीछे खसक जाएगी, है ना। क्लियर है? तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर है सबको? दिस ऑल थ्री लॉस। तो ये थे हमारे लॉस, है ना। नाउ प्रोसीड टू द प्रोजेक्टाइल। जस्ट 1 मिनट वाटर ब्रेक, पानी वानी पी लो, जाओ।
ये सब हम पढ़ेंगे, हाँ, एंगुलर इनर्शिया और ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में। इतना डिटेल में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा कम कर लेंगे लेवल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे कहाँ गया रे? हाँ ये रहा, चलो। यस, प्रोजेक्टाइल आ गए सब, स्टार्ट करें। ओके, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? यस, प्रोजेक्टाइल सर हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, कोई भी चीज थ्रो करते हैं विथ रिस्पेक्ट मतलब एयर के उसमें, और वो एक टाइप ऑफ कर्व या फिर पैराबोला बनाता है। ओके, सिंपल सी बात है। हाँ, प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी इन फ्री फॉल डेट इज सब्जेक्ट्स ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेसिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट को, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे, है ना, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा? दो फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है ग्रेविटी, लगता है क्या लगता है? ग्रेविटी, और एक एयर का रेसिस्टेंस लगता है। whenever we throw any object in the air, here the force of gravity apply, force of gravity apply and force of air resistance will apply here. प्रदीप कोई आया? एयर रेसिस्टेंस विल अप्लाई हियर। ओके, दो चीजें लगती है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब ये नहीं है कि जस्ट हमने ऐसा पाथवे अगर कवर कर लिया तो प्रोजेक्टाइल होगा। ये इसको हमने ऐसे भी तो फेंक सकते हैं, समझ रहे हो? मतलब मैंने किसी बॉल को ऐसे ऊपर फेंक दिया और ये वापस अपने आप नीचे आ गई, तो ये तो स्ट्रेट पाथवे है। हवा में फेंका तो ये क्या, ये प्रोजेक्टाइल नहीं होगा? नहीं, ये भी प्रोजेक्टाइल होगा। तो व्हेनेवर भी अप्लाई एनी फोर्स, whenever we apply any force to the whenever we apply just, आते हैं अपन, हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है एयर में, है ना, जब भी हम उसको रिलीज कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर रहे हैं इन द एयर, तो उस पर या तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा या तो एयर रेसिस्टेंस लगेगा। ठीक है, तो वही क्या होता है, हमारा प्रोजेक्टाइल होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा कर्व बना ले। एक्चुअली हम क्या समझते हैं कि जैसे कर्व बना लिया तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल नहीं होता। नहीं, कर्व बनाएगा तब भी वो प्रोजेक्टाइल ही बोलेंगे उसको, है ना। वो जस्ट हमने ऐसा ऊपर फेंक दिया या फिर इसको जस्ट ऐसा ग्राउंड पे किक मार दी बॉल, ठीक है, उसमें भी प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेनेवर क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल डेट इज सब्जेक्ट ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, अब ये जैसे हमने इसको मारा,
किक मारी, तो यहाँ पे दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर की साइड में, और एक वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की साइड में। ये पाथवे को हमने अगर इसे डिवाइड करा टोटल, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी इधर की साइड ज्यादा होगी कि इधर की साइड ज्यादा होगी? यस, वर्टिकल वेलोसिटी मतलब ऊपर, यहाँ पे दो साइड, दो डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये पाथवे किधर जा रहा है, एक ही साइड जा रहा है क्या, ऐसा जा रहा है क्या सिर्फ? नहीं ना, बॉल क्या ऐसे सीधी की सीधी जा रही है? अभी इस एग्जांपल में लीजिए पैराबोला में, इन केस ऑफ पैराबोला ट्राजेक्टरी जब बना रहा है तो क्या सिर्फ ऐसे ही जा रहा है क्या? हेलो, या फिर ऐसे ही जा रहा है क्या? नो सर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी अगर ये पैराबोला देखें तो इसमें क्या है, इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में, इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल, यू विल जस्ट सी। पहले इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, वर्टिकल वेलोसिटी का और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल, दोनों वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है ना। वर्टिकल मतलब ऐसा स्ट्रेट भी लग रही वेलोसिटी, इधर की साइड भी मूव कर रहा है और इधर की साइड भी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। सिर्फ वर्टिकल व्यू करता, वर्टिकल वेलोसिटी लगती तो सिर्फ ऊपर की साइड जाता, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लगती तो इधर की साइड जाता। ठीक है, द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट और बॉडी फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पर्पस क्या होता है, फॉर प्राइमरी मैकेनिकल पर्पस आर यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्यों होता है, क्यों बनाया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस में पहुंचा सके। टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी, या तो किसी को ऊपर ज्यादा देर तक, ज्यादा हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सके। टू ऑब्जेक्ट टू मैक्सिमम एक्यूरेसी, टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी व्हेन स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एनहांस व्हेन प्रोजेक्टाइल इफेक्टिवनेस। ये तो कुछ खास काम का नहीं दिया इसमें। ट्राजेक्टरी, द फ्लाइट पाथ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज ट्राजेक्टरी। जो भी हम पाथवे होता है प्रोजेक्टाइल का उसको क्या बोलते हैं, ट्राजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अ फ्लाइट पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, जो भी रास्ता वो कवर कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। ये ट्रेजेक्टरी है, या फिर ये ट्रेजेक्टरी है, या फिर ये ट्रेजेक्टरी है, तो इससे सब पाथवे, बॉल जैसे ट्रेवलिंग करके जा रही है तो उसका एक रास्ता होगा, वो ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, क्लियर है ट्रेजेक्टरी का मतलब, सिंपल सी बात है। द थ्री फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब तीन चीजें डिसाइड करती है आपकी ट्रेजेक्टरी कैसे होगी, मतलब आपका रास्ता ऐसा ट्रेवलिंग करेगी बॉल, ऐसा ट्रेवलिंग करेगी, ऐसा जाएगी, ठीक है, या फिर ऐसा जाएगी बॉल। यहाँ पे मैंने अब इतने ऑप्शन है, किधर भी पूछा सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं? यस, स्पीड, एंगल एंड हाइट ऑफ द एंगल ऑफ रिलीज, एंगल, हाइट एंड स्पीड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या डिसाइड करेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किस एंगल से उसको हमने रिलीज करा। कई बार शॉर्ट वाले शॉर्ट पुट फेंकते हैं तो उसको ज्यादा ऊपर पहुंचा देते हैं तो वहां जाके वहीं टपक जाता है, वर्टिकल एंगल। कई बार उसने ज्यादा फ्लैट कर दिया तो डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। एक ऑप्टिमम लेवल पहुंचाते हैं, एंगल ऑफ रिलीज, एक ऑप्टिमम होना चाहिए आपका एंगल ऑफ रिलीज। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एंगल ऑफ रिलीज के ऊपर डिपेंड करता है। लिख लो, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ रिलीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या लिखोगे, प्रोजेक्शन स्पीड, क्या लिखोगे सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्शन स्पीड, या वेलोसिटी भी कई भी जगह पे आ सकता है, और वी कैन से वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट, हेडिंग डालो, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन स्पीड, थर्ड क्या आएगा, हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां देखो, हाइट किसे डिपेंड करती है, रिलेटिव हाइट क्यों डिपेंड करती है ना। इसका सपोज हमने क्या करा, ये हाइट यहां से फेंकी, ठीक है, यहां से अलग पाथवे होगा, इसको यहां से फेंकी तो यहां से अलग पाथवे होगा। जिस जगह पे वो रिसीव हो रहा है
उसकी हाइट सपोज इतनी है, ठीक है, और जिस जगह पे पूछा उसकी हाइट इतनी है, तो ये हाइट पे भी डिपेंड करेगा, रिलेटिव हाइट के ऊपर, एंगल रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज। तो दिस आर द 3 फैक्टर्स। लिख लिया, ये नोट डाउन कर लिए सबने? हेलो Yes, sir. यस सर। एवरीवन? So Angular projection of an object body from a ground or projected surface in an angle of projection. Three shape of the trajectory are determined depending on the angle of projection. अब देखो, हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कौन सा टाइप का ट्राजेक्टरी बनेगा। यहाँ पे आपका एंगल है प्रोजेक्शन पूरा वर्टिकल 90 डिग्री। बॉल आपने फेंकी ऊपर, बॉल ऊपर गई वापस नीचे आ गई। इस केस में क्या हो गया, पूरा वर्टिकल हो गया। ये कौन सा आ गया, वर्टिकल ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, आपने पूरा 90 डिग्री ऊपर फेंक दिया, ये सरफेस है, आपने इसमें क्या करा है, एंगल ऑफ आपका एंगल कितना रहा, पूरा 90 डिग्री। तो बॉल ऊपर गई आसमान की तरफ, आसमान की तरफ गई और नीचे वापस आ गई, सेम पाथ पे वापस करके ऊपर गया, जाके नीचे आ गई। अब यहां देखो इधर की साइड जाएगी, आप इसको अगर 0 डिग्री रख लो तो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो गया, इसका एंगल अगर आपने 0 डिग्री रखा तो क्या हो गया, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रैजेक्टरी। एक मिनट, हॉरिजॉन्टल ट्रैजेक्टरी, और ये क्या है, वर्टिकल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, क्लियर है। एंगल यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। अब आपने क्या रखा, लेस बिटवीन दिस रखा, तो ये क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरी। या कितना भी हो सकता है, ये इतना हो सकता है। एंगल किसके बीच में रखा, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। सपोज ये हो गया 45 डिग्री, तो ये कौन सा टाइप का हो गया, दिस टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरी इज ऑब्लिक। दिस टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरी इज ऑब्लिक। तो ट्रैजेक्टरी इज 3 टाइप्स, ट्रैजेक्टरी इज 3 टाइप्स। कितनी कितनी, क्या क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये किस वजह से है, क्या किस वजह से डिफरेंट टाइप की होती है, व्हाट इज द मेन कॉज, यस, ये ट्रैजेक्टरी किस वजह से होती है, वर्टिकल। हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्यों ये वर्टिकल और ऑब्लिक होती है? हेलो हेलो हेलो, एंगल की वजह से। हाँ तो बोलो यार, है ना, एंगल की वजह से, ड्यू टू एंगल डिसाइड्स ट्रैजेक्टरी पाथवे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज क्या होता है, थोड़ा सा भी हम बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर वापस आएंगे प्रोजेक्टाइल के ऊपर। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट रिलीज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट रिलीज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है हमारा रेंज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फॉर्मूला है आपका इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पे अगर आपका एंगल चेंज होता है तो रेंज भी चेंज होगा। ठीक है, ये आपका अगर एंगल चेंज होता है तो रेंज भी चेंज होगा, राइट। सिंपल से अगर प्रैक्टिकली देखें तो रेंज का मतलब, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हेलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा रेंज है।
ये किन चीजों पे डिपेंड करता है ना। रेंज मतलब क्या है, ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। यहाँ पे आपने बॉल यहां से मारी, ये गई है यहाँ ट्रेवलिंग कर करके यहाँ तक, यहाँ पे आके गिरी, तो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस डिस्टेंस इज द रेंज। तो वहां पे मैंने क्या बताया था, रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी कितनी वेलोसिटी से इंक्रीज रिलीज कर रहे हो, और यहाँ पे एंगल क्या है, तो उसके हिसाब से आपका रेंज चेंज होगा। ठीक है, तो लिख लो रेंज के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वेलोसिटी, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं रेंज के, वेलोसिटी, एंगल ऑफ रिलीज, ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी रेंज के। या बोल सकते हैं प्रोजेक्शनल एंगल, प्रोजेक्शन एंगल, है ना। आपने कभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है, आपने क्या करा, इसको एंगल को बढ़ा दिया 80 डिग्री, तो क्या होगा, इसकी रेंज कम हो जाएगी। यहाँ क्या हुआ, सपोज उसको आपने क्या कर दिया 80 डिग्री कर दिया, तो ये रेंज कम हो गई ना, रेंज यहाँ तक आएगी। तो लिख लो रेंज किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे और प्रोजेक्टाइल पे। सपोज आपने स्पीड से मारा तो ज्यादा चल गई, आपने एकदम स्लो स्पीड से मारा तो यहाँ जाके इस सेम एंगल पे भी यहाँ ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, रेंज का मतलब समझ में आ गया आपको एवरीवन। सर है ना, रेंज का मतलब तो किस पे डिपेंड कर रहा है, फैक्टर्स लिख लिया आपने, रेंज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड प्रोजेक्शन एंगल। ये देखो ये एंगल साइन डिग्री 30 आ जाएगा तो अलग वैल्यू होगी, 45 आएगा तो अलग वैल्यू होगी इसकी, 90 का अलग वैल्यू होगी साइन थीटा की। और ये ग्रेविटी तो कांस्टेंट है अर्थ पे तो। ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मल अपनी 9.80 रहेगी वैल्यू इसकी, अल्टीट्यूड वगैरह का छोड़ दो ये सब। क्लियर है, हेलो, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ लेते प्रोजेक्टाइल के बारे में। हेलो, यस सर। हाँ, अब देखो, अब मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो वो नीचे आते टाइम पता है कितनी स्पीड से आएगा। मैंने बॉल को फेंका ऊपर की साइड, 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या रहेगी, 1 सेकेंड बाद 9 पॉइंट, हियर इज द गिवन, सॉरी 4.9, 9.8। नहीं स्पीड 4.81 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा फर्स्ट 1 सेकेंड में। सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, 19.62, ये सेकेंड में। थर्ड सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, 44.15 मीटर। तो देखो हर सेकेंड में कितना चेंजेस हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी का, आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इन एवरी सेकेंड इट इंक्रीजेस विथ 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसके हिसाब से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, नोट कर लो इस वैल्यू को, वेलोसिटी इसके हिसाब से चेंज हो रही है। यहाँ पे आपको 8 होते जा रहा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है। वेन एवर आई थ्रो द बॉल, पहले सेकंड में उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, सेकंड में इतनी, थर्ड सेकंड में इतनी, तो इतनी स्पीड से इतनी वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको नहीं काम का है। बॉल वर्टिकल, बॉल्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट 9.1, balls vertical velocity increases, balls velocity increases by same amount 9.81 meter per second
during each 1 second time interval, but the ball's position changes by large amount during each second it falls. क्लियर है? तो वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, नोट डाउन कर लो, 9.81. क्लियर है? यस. यस सर. ठीक है. वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट, राइट? वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट. व्हाई इट इज कांस्टेंट? क्योंकि जितनी स्पीड से ऊपर जाता है उतनी स्पीड से ये वापस नीचे भी आता है विद दिस चेंजेस के साथ में. नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ से डाउनवर्ड आ रहा है ना. एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी. एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. ठीक है. Here the acceleration of the ball at any instant in a time it's 9.1 मीटर सेकेंड और डाउनवर्ड. चलो ये तो हमने वही देख लिया है, एक्सेलरेशन वगैरह है, ये कुछ काम नहीं. ये फॉर्मूला वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. horizontal velocity of projectile is constant and its horizontal motion in straight line. देखो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड. जब भी हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं है ना, आपको यहाँ पे एक दो ऑप्शन मिल सकते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन. जब भी हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं ऐसे, तो आपको मैंने क्या बताया, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होती है. क्लियर है? और एक होती है वर्टिकल. वर्टिकल भी होती है ना इस टाइप का, अगर हम फेंके पैराबोलिक टाइप का, इफ इट इज अ पैराबोलिक टाइप पाथवे है ना, तो इस टाइप की वेलोसिटी होती है. तो इसमें एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा. ठीक है, ये पॉइंट कर लो. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है. वर्टिकल वेलोसिटी चेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिख लो, ये वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस विथ पाथवे एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट. मैं आपको ये सारे की पॉइंट्स बता रहा हूं. ठीक है, रिमेन कांस्टेंट. ऐसे तो उसमें कुछ बहुत सारा रहेगा पर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो देख. क्लियर है? अब देखो क्यों, आपको पता ही है क्यों होगा ऐसा. अब इसका रीजन बताएगा कोई, क्यों होगा ऐसा? हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं चेंज होगी, वर्टिकल क्यों चेंज होगी? देखो वर्टिकल पे क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी लगेगा. स्टार्टिंग में अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, फिर बाद में ये इन द फेवर ऑफ ग्रेविटी जा रहा है. यहाँ तक देखो ये ब्लू डॉट लाइन खींची मैंने, इधर की साइड देखो ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है. अगेंस्ट क्या जा रहा है? ग्रेविटी. और इधर आएगा ग्रेविटी के फेवर में, तो इधर बढ़ते जाएगी वेलोसिटी, वर्टिकल वाली बढ़ते जाएगी कि नहीं? समझ में आया? वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी ना. ठीक है, बस इतना याद रख लो. वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस एंड कांस्टेंट इज रिमेन कांस्टेंट. बट इन केस ऑफ दिस अपवर्ड साइड, ये वाला था हमारा पैराबोलिक पाथवे. ये कौन सा था? पैराबोलिक. तो अगर हम वर्टिकल फेंकें तब उस टाइम पे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. ठीक है. सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज कांस्टेंट इफ दिस इन दिस केस. जब अगर हम इसको ऊपर की साइड फेंकेंगे तब क्या होगा, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ऊपर जाएगी और वापस नीचे आएगी. तो फाइनल और माइनस करेंगे तो क्या होगा, एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नीचे जा रहा है, तो ये क्या कांस्टेंट है. इन केस ऑफ दिस
ठीक है, अगर इसको हम ऊपर स्ट्रेट फेंकेंगे तो, ठीक है, बट इसको हम कर्व में फेंकेंगे तो चेंज होगी। क्लियर है? ये पॉइंट नोट कर लो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। Projectile in sports, optimum angle of projection to achieve maximum height and time of flight is 90 degree straight up। ठीक है, ये पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट रिलीज करना हो तो आपका एंगल कैसा होगा। पहला पॉइंट, सी द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से पहले मैं एक और कुछ और ऐड करना चाहता हूँ प्रोजेक्शन में, इधर देख लो, कुछ उधर मिल जाता है और तो यस देखो वही बोल रहा था मैं, सेम थिंग कि यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई चेंजेस नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नो चेंज, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखो ये आर द थिंग्स, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यस सर। समझ पा रहे हो? अपने दिमाग को लोड दो, सिंपल सी चीजें हैं। वर्टिकल वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है एट एवरी पॉइंट, वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस, व्हाई इट चेंजेस, व्हाट आई टोल्ड यू, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एट रेट ऑफ 9.81 पर मीटर, ठीक है, पर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसकी स्पीड से क्या होगा, ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। कि देखो देखो, है ना, मैं बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं, अरे देखो क्या हो रहा है, बॉल को मैंने ऐसा फेंका तो यहां तक ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है ना, ये ऊपर जा रही है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो वेलोसिटी इसकी चेंज होगी। इधर की साइड में डाउनवर्ड जा रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी। पर हॉरिजॉन्टल तो ऐसे ही जा रहा, इधर की साइड ही जा रहा है, उसका कंपोनेंट इधर की साइड ही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ओनली दिस साइड। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो यहाँ दो डायरेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया इसको, वर्टिकल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेस, ये पॉइंट देखो इधर, पॉइंट देखो, वर्टिकल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल कंपोनेंट, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज इंक्रीजेस। ठीक है, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये क्या है, वर्टिकल साइड है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल साइड है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल साइड। अब ये हमारा गया पाथ पे, ठीक है, बॉल ऐसे ट्रेवलिंग कर रही है ना, तो क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, अभी इसको हमने डिवाइड कर दिया टू हाफ में स्ट्रेट, तो क्या होगा, फर्स्ट हियर वर्टिकल वेलोसिटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इस पे लग रहा है, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड ले जा रही है ना, ग्रेविटी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये ग्रेविटी नीचे लग रही है। ठीक है, इसकी ट्रेवलिंग की जो ट्रेवलिंग की डायरेक्शन है ऊपर की साइड है और ग्रेविटी नीचे लग रही है ना।
और यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। क्लियर है? Here the both direction and gravity is downward. Both direction and gravity is in the same direction. Clear है? है ना? Now horizontal velocity. Horizontal velocity constant all time. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ये इसमें इसलिए फोकस कर रहा हूं, मैंने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा था एग्जाम में, है ना। ये वर्टिकल वेलोसिटी के रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी रिलेटेड मैंने क्वेश्चन एग्जाम में देखा था, इसलिए फोकस कर रहा हूं। ठीक है, बट अगर ये वाला पाथवे रहा स्ट्रेट, ठीक है, वर्टिकल पाथवे रहा, तो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। अब उसमें क्वेश्चन में दे दिया जाए आपको, इन वर्टिकल पाथवे द वर्टिकल वेलोसिटी रिमेन, आप क्या बोल दोगे, चेंजेस, नहीं, क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है? हेलो, इज इट क्लियर? बॉल आपने इसे 90 डिग्री से ऊपर फेंकी और बॉल वापस नीचे आ गई। क्लियर है डिफरेंस? यस सर। ठीक है, ये रहा पॉइंट, लिख लिया था आपने, हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो इसकी हाइट ज्यादा रहेगी, रेंज कम रहेगा, हाइट ज्यादा रहेगी। 45 इज द आइडियल माना गया है, 35 से लेके 45 के बीच में। ठीक है, अब एग्जैक्ट आपको अभी नीचे एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में और देखेंगे अभी। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स मोर। स्पीड ऑफ रिलीज, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी अगर ज्यादा रहेगी, इंक्रीज इन हाइट ऑफ ट्राजेक्ट्री, हेल्पफुल इन हाई जंप। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लॉन्गर पाथवे, एग्जांपल लॉन्ग जंप, लेंथ ऑफ फ्लाइट एंड फ्लाइट। अब देखो यहाँ पे हर टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा है, अब यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, ये तो इधर की साइड में लगा सकते हैं और ये इधर भी साइड में लगा सकते हैं। तो कुछ जगह पे हमें क्या चाहिए रहती है, हाइट ज़्यादा चाहिए रहती है, तो ये आपकी इनिशियल जो वेलोसिटी होना चाहिए, इनिशियल कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए तो वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, है ना, हॉरिजॉन्टल के। और हमको क्या चाहिए, हाइट कम चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वर्टिकल। ये चीज़ समझ रहे हो ना। फुटबॉलर्स जैसे आपको बॉल को उठाना हो तो इधर से पुश करोगे, आपको स्ट्रेट मारना हो तो इधर से पुश करोगे। ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर फॉर डेट एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, उसके बाद आपका प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ऑप्टिमल एंगल देख लिया आपने, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिटरमाइंड बाय, हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्टाइल का, समझ रहे ना, हॉरिजॉन्टल क्या बोल रहा है ये, यस हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइंड बाय विच फैक्टर्स, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल हाइट। ठीक है, इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मतलब रेंज बोल सकते हैं हम, मतलब रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेंज ही बोल सकते हैं इसको। इन केस ये जाएगा, ये टोटल कितना कवर कर रहा है, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज टोटली हॉरिजॉन्टल देन फ्लाइट विल बी 0। अब आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दे दी, इफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कौन सी वाली इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज टोटली हॉरिजॉन्टल,
इसका मतलब आपको सिंपल सी बात है कि आपने बॉल को पुश कर दिया, फुटबॉल में बॉल को क्या किया, जस्ट पुश कर दिया, तो इसका फ्लाइट क्या होगा, फ्लाइट विल बी क्या ये ऊपर जाएगी, नो, फ्लाइट विल बी 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विल बी, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। एक मिनट। नाउ टाइम इन एयर इज डिटरमाइंड बाय इनिशियल vertical velocity and horizontal velocity. Time in the air is determined by initial vertical velocity increases and velocity alone if height of release is 0. टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड कर देगा, वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ हाइट ऑफ रिलीज इज 0, है ना, तो टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये लिख लो, नोट कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड ओनली ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी। है ना, आपने इसको यहां से ऊपर की साइड किक मारा तो इसका वेलोसिटी कितना है उसके ऊपर फ्लाइट डिपेंड करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर ऑप्टिमम रहना चाहिए। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वुड इक्वल इन्फ्लुएंस ऑन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी का भी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का भी। हाइट ऑफ रिलीज विल बी गिवन शॉर्ट मोर देन टाइम इन द एयर। अब देखो यहां पे क्या है, अगर हाइट ज्यादा रहेगी, हाइट ऑफ रिलीज विल गिव द शॉर्ट मोर टाइम इन द एयर। अगर ज्यादा हाइट रहेगी तो टाइम ज्यादा एयर में रहेगा, शॉर्ट पुट। सो द टाइम इन एयर डज नॉट क्रिएट वर्टिकल वेलोसिटी एट रिलीज, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपकी हाइट का पॉजिटिव इंफ्लुएंस होता है इसके ऊपर, ये इसको नोट कर लो। हाइट का ऊपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ज्यादा हाइट रहेगी तो ज्यादा टाइम तक फ्लाइट में रहेगी, एयर में रहेगी शॉर्ट पुट आपकी। ऑप्टिमम एंगल कितना होना चाहिए शॉर्ट पुट के लिए, ऑप्टिमम एंगल शुड बी लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। क्यों ये 45 डिग्री होना चाहिए, 44.9 क्यों होना चाहिए 45 डिग्री से कम, 45 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, यस कोई बताएगा। सर क्योंकि फिर हाइट ले लेगा, मतलब वर्टिकल ज्यादा चला जाएगा अगर 45 से ज्यादा होगा तो। और कोई रीजन, तो उसको एक प्रॉपर पैराबोला बनाना चाहिए। आप देखो ज्यादा रेंज कवर करने के लिए आप किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते हो, वर्टिकल वेलोसिटी को या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, है ना। आपने क्या करा, इसको यहाँ पे आपका ऑप्टिमम एंगल है, अब इसको आपने क्या किया 45 डिग्री से ज्यादा पहुंचाया, तो ये 45 डिग्री से कम रहा, तो क्या होगा, इसमें वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट कम रहेगा और उस पर नेगेटिव जो ग्रेविटी का इफेक्ट रहता था वो कम होगा ऐसे में, ठीक है। जो इन्फ्लुएंस होता था ग्रेविटी का वो कम रहेगा। Thus the resultant velocity of the shot changes if you change the release of angle. We can, क्या लिखा है, the shot across the floor move in horizontal faster than you can throw it in straight line up faster. तो horizontal velocity क्या होती है, ज्यादा फास्ट होती है as compared to vertical velocity। तो हम इसको एंगल को कम करके 45 डिग्री से कम करके क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बढ़ा रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं 45 से ज्यादा एंगल रखेंगे, ये एंगल अगर 45 से ज्यादा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा आ जाएगा, और हम 45 से कम रखेंगे तो क्या होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा रहेगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर टू वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे मोर दोनों ऑप्टिमम चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने टोटली हॉरिजॉन्टल कर दिया तो फ्लैट जाएगा तो हो गया, ऑप्टिमम चाहिए, बट
कंपेरेटली ये 45 से कम ही होना चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या, ताकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़्यादा रहे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा रहे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, फास्टर मूव करती है, ठीक है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट अपवर्ड एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली एंड प्रोड्यूस अ लार्ज वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे यहाँ पे एक बॉल है, इसको यहाँ पे ज्यादा स्पीड लाना आसान है, ऐसे में ज्यादा स्पीड लाना आसान है, कैसे में ज्यादा स्पीड आएगी, सर हॉरिजॉन्टल लाने में। हाँ इसमें ज्यादा स्पीड गेन होगी ना, वेलोसिटी इसमें ज्यादा गेन होगी ना हॉरिजॉन्टल वाले में। इट इज मोर इजी टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल पाथवे टू गेन अ स्पीड इन हॉरिजॉन्टल पाथवे एज कंपेयर टू वर्टिकल पाथवे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट आ सकता है और कुछ भी इफेक्ट आ सकता है, तो इसलिए हम ये वहाँ पे हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है? तो ये था आपका